क्लास जब चलेगी, जब रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब तो ये वाली चीजें थी, इसके बारे में दोबारा बता दूंगा। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम करें। हाँ जी सर। अच्छा, मैंने तेरे को एक बात और बताई थी कि पेपर में ये जरूर चेक करियो कि कौन कौन सी एल्गोरिदम से क्वेश्चन आ रखे। कौन कौन सी एल्गोरिदम चेक करी तूने? क्या सर? पेपर सर? हाँ, पेपर में जो भी इसका क्वेश्चन आया है, केवीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया, डीएसएसबी का होगा, तो कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से क्वेश्चन आया हुआ है? राउंड रॉबिन से देखा था सर मैंने, उसमें एनवीएस। राउंड रॉबिन से तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक एनवीएस में मिलेगा वो। हाँ हाँ, एनवीएस का ही था सर, है ना? हाँ जी। बाकी और है भाई, इसका रिसर्च वर्क करो, ये अपनी तरफ से काम करो भाई, ये वाला सारा काम मैं थोड़ी ना बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम करे भाई। हाँ जी सर। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या होती थी, मैंने बता दिया था ना तेरे को। हाँ जी सर। ठीक है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का मतलब है क्या, वो एल्गोरिदम। क्लियर है? ये कौन से नेचर की होती है, प्रिमिटिव होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है? प्रिमिटिव होती है भाई, नॉन प्रिमिटिव होती है? प्रिमिटिव होती है सर। भाई ये क्या होती है, प्रिमिटिव, क्योंकि इसमें पहले ही डिसाइड होता है कि भाई क्या मतलब, जैसे तेरे को 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम क्वांटम जितना होगा, सिर्फ उतनी देर के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है वो अलोकेट हो जाएगा, उसके बाद वो जो प्रोसेस है वो शिफ्ट हो जाएगा, उसको वेटिंग स्टेज में डाल देंगे और दूसरे को टाइम अलोकेट करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। ये वाली एल्गोरिदम किसमें चलती है, टाइम शेयरिंग में चलती है। ठीक है, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। क्लियर है? अब जैसे मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ, जैसे हम भी अभी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैं अपना ये पेन भी यूज कर रहा हूँ, माउस भी यूज कर रहा हूँ, कीबोर्ड भी यूज कर रहा हूँ, है ना? तो वो क्या करेगा, ये सारी चीजें एक साथ चल रही है, बट सीपीयू को इतना वो नहीं होता कि सारा का सारा टाइम इसको एक साथ दे दे। क्लियर है? तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो है सबको टाइम अलोकेट करना पड़ेगा, ताकि यूजर को ये फील आए कि वो सारे एक साथ चल रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो भाई इसके अंदर ये वाली जो टेक्निक है, सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर रही है, ये करती है भाई टाइम शेयरिंग टेक्निक है। ठीक है, कि सबको जो है बराबर का टाइम मिलेगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है, और जितने पीरियड के लिए उसको टाइम मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम क्वांटम बोल देते हैं। ठीक है, और किस मेथड पे चलेगी, ये प्रीएम्प्टिव मेथड होगा इसके। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस होगा वो रेडी क्यू से पिक होगा, रनिंग पे जाएगा, और रनिंग के बाद वो किस में आ जाएगा, वेटिंग में आ जाएगा, है ना? है ना? वेटिंग का मतलब क्या, वो दोबारा रेडी क्यू में जाएगा, और ये प्रोसेस जो है ऐसे बार बार चलता रहेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जनरली क्या होता है, एक तो इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? जी सर। है ना? और एक क्या, अगर मतलब ऐसा मुश्किल वाला पार्ट करा ना उसने, क्योंकि राउंड रॉबिन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके सर। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, अगर राउंड रॉबिन दे रहे तो छोटा क्वेश्चन दो, वरना क्वेश्चन ही मत दो। ठीक है, और भाई वो टीसीएस को ये बोल देता कि अब की बार मेरे को मजे लेने हैं, तो वो क्या दे देगा, एक लंबा क्वेश्चन दे देगा, और उसके ऊपर जैसे 5-6 क्वेश्चन बेस्ड होंगे, कि मतलब एक क्वेश्चन आया तो ठीक है, वरना सब की ऐसे तैसे। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई जैसे हमें भी कोई भी क्वेश्चन था, हमने क्या किया था, एक तो हमने गैंट चार्ट मेंटेन किया था। ठीक है, किसी भी चीज का हम क्या किए थे, गैंट चार्ट जो था हमने मेंटेन करा। ठीक है, इसमें भाई हमें जो चीज सबसे ज्यादा मेंटेन करनी है, वो क्या, हमारी रेटिंग। ठीक है, इस चीज के ऊपर मेरे को ज्यादा ध्यान देना है कि मेरी रेडी क्यू कौन सी है। क्लियर है? बात समझ में आई भाई? हाँ या ना? ठीक है, हाँ जी सर। तो जैसे भी मेरा गैंट चार्ट अभी क्या होगा, 0 से शुरू होगा, मेरी रेडी क्यू भी क्या होगी, 0 से शुरू होगी। ठीक है,
और इस वाले में उन्होंने क्या दे रखा होगा, सबसे पहले तो ये एक दे दिया होगा भाई कि एक टाइम क्वांटम भी दे दिया होगा। ठीक है, ये टाइम क्वांटम क्या रहेगा, वो हम क्या लेके चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 3 लेके चलते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है भाई। ये क्या लिया सर, टी क्यों? टाइम क्वांटम यानी कि जो भी प्रोसेसर था वो कितने टाइम के लिए अलोकेट होगा, इससे ज्यादा अलोकेट नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, और इसके अंदर भी जैसे अभी हमने SRTF में देखा ना कि जैसे ही प्रोसेस जो था मेरा एग्जीक्यूट होगा उसके साथ साथ क्या होगा, उसका बस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा। हाँ जी सर। क्लियर है? तो जैसे ही हम इसको करेंगे 0th टाइम पे मेरी रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस है, P1। 0th टाइम पे मेरी जो है वो प्रोसेस है वो क्या है, सिर्फ P1। तो एक ही प्रोसेस से कुछ नहीं देखना, वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको क्या है 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P1 को अलोकेट कर देगा। हाँ जी सर। P1 का बस टाइम था 8, इसमें से भी 3 इसको मिल गया, तो हमें क्या करना है, साथ साथ इसका बस टाइम अपडेट करना है। इसका बस टाइम अब कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है? अब बात आ गया हम थर्ड टाइम पे, जब टाइम हो गया 3। ठीक है, अब ये बता, जैसे ही मेरा 3 का टाइम हुआ, कोई ज्वाइन करेंगे? ठीक है, कि जैसे ही हमारा टाइम अगर 3 हुआ, मेरी रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, 1 भी आ गया सर इसमें। इसमें जैसे ही मेरा टाइम हुआ 1 यूनिट ऑफ टाइम पे मेरा क्या आ गया था, P3 रेडी क्यू में आ गया। जैसे ही 1 यूनिट टाइम पे यानी कि 3 होने से पहले भी P3 था जो वो रेडी क्यू में आ गया। हाँ जी सर। और कोई प्रोसेस आया मेरी रेडी क्यू में, ये 5 पे आएगा, ये 6 पे आएगा, ये 8 पे आएगा, तो मेरा प्रोसेस क्या करेगा, उसको बस टाइम देगा और फिर दोबारा इस वाले प्रोसेस को कहाँ भेज देगा, रेडी क्यू में भेज देगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो अगला प्रोसेस उसको क्या मिल गया है, ये। क्लियर है? हाँ जी तो अगला टाइम किसको एग्जीक्यूट करेगा, वो P3 को। हाँ जी P3 को भी कितने यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट टाइम का, तो 6 तक को इसको वो क्या करेगा, अपडेट करेगा, है ना? ये बीच में से एक बार वो माइक में आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? उसमें एक ऑप्शन आता है टैप टू स्पीक, है, आ रहा है इसमें ऑप्शन, है ना? तो उसमें टैप टू स्पीक ऑप्शन यूज करना है, जैसे ही वो करोगे तो उसमें से बड़ी आवाज आएगी। अब यहाँ देखो, अगर 6 था मेरा, अब टाइम क्या हो गया मेरा 6, तो P3 को 3 क्वांटम के लिए अलोकेट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, साथ साथ P3 को भी अपडेट कर देंगे। P3 का अब क्या रह गया, 4। अब टाइम की बारी होगी मेरी 6 की, अब यानी कि मैं 6 टाइम की बात कर रहा हूँ। इसमें जैसे P1 और P3 दोनों थे, P1 का BT 5 था, P3 का BT 7 था, तो उसमें वो कंपेयर नहीं करेगा कि दोनों में BT किसका कम है, उसको एलोकेट कर दे। इसमें BT का कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, इसमें BT का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सारा लेना देना है वो है रेडी क्यू का, जो प्रोसेस होगी। ठीक है? रेडी क्यू क्या होती है, हमारी फीफो लिस्ट होती है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसको ये कोई मतलब नहीं है किसका BT क्या है, उसने क्या करना है, 3 टाइम सबको देना है। ठीक है, अगर उसका बस टाइम 3 यूनिट से ज्यादा है तो 3 पूरे दे देगा। अगर मान लो वो अगले बार आ गया, उसका बस टाइम 1 है, तो वो 1 में प्रोसेस खत्म ही कर देगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अगले प्रोसेस को देगा। और ये सारा सिलेक्शन किसके ऊपर होगा, रेडी क्यू के ऊपर बेस होगा, बस टाइम का कोई लेना देना नहीं है इस वाले, है ना? हमें बस ये चेक करना है जो मेरी रेडी क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट है वो कौन कौन सा होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, अब भाई जैसे ही मेरा क्या हो गया, 6 यूनिट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, 6 यूनिट ऑफ टाइम हो गया। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, ये रेडी क्यू से निकलेगा और बाद में जो था रेडी क्यू में जुड़ेगा, है ना?
अब ये देखो मेरा टाइम 6 तक कोई और प्रोसेस जो था वो ऐड हो चुका है मेरी क्यू में, हाँ एक P2 हो चुका है सर। है ना। एक क्या हो गया मेरा P2 और उसके बाद क्या आ गया मेरा P4, है ना। तो भाई इसमें से P1 था, उसके बाद क्या आ गया मेरा P2 और उसके बाद क्या आ गया P4। क्लियर है। अब रेडी क्यू में मेरे ये 3 एलिमेंट बचे 6 पे, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो एलिमेंट होगा ये खत्म हो गया, इसके बाद इससे नेक्स्ट वाला, तो अगला नेक्स्ट वाला किसको अलोकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 को कितने यूनिट ऑफ टाइम तक, 3 यूनिट ऑफ टाइम तक, 6 और 3 9। तो जैसे ही P1 इसका एलोकेट हो जाएगा हम यहाँ पे इसका बस टाइम अपडेट कर देंगे, 5 में से 3 गए, यहाँ पे कितना बचा 2। अब जैसे ही 9 टाइम हो गया, 9 के बाद इसको ये क्या करेगा, P1 को दोबारा रेडी क्यू में इंसर्ट करेगा। अब ये बताओ जब मेरा टाइम 9 हो गया, ठीक है, मेरी P में क्या था, P2 था, P4 था, P1 को हमने निकाला, 9 जैसे ही मेरा टाइम हुआ, बीच में 8 पे मेरा जो था ये वाला प्रोसेस भी आ गया, है ना, बड़ा भी रहेगा सर। है ना। तो ये क्या होगा, जैसे P2 P4 उसके बाद क्या आ गया P5 और उसके बाद जाके जो है वो P3 ऐड होगा। क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा पंगा रहता है वो यही रहता है कि बीच में प्रोसेस कौन कौन सा आएगा। अब यहाँ देखो इस वाली स्टेट पे मेरे सारे प्रोसेस जो थे वो जितने थे वो सारे आ गए, हाँ जी सर। अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो मेरा P2 है, ठीक है। P2 को कितना यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 2 सर। तो P2 को क्या करेगा, 9 और 2 11, यहाँ पे 2 पे ये खत्म हो गया, ठीक है, 11 पे ये खत्म हो गया, इसका कंप्लीशन टाइम हो गया, है ना। अब P2 का कोई लेना देना नहीं, P2 गया बाहर। अगला जो टाइम बचेगा वो किसको मिलेगा, P4 को, है ना। P4 को कितना टाइम चाहिए, 3 यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं इसके बाद P4 को 3 यूनिट ऑफ टाइम दे दूंगा, ये प्रोसेस खत्म, यानी कि ये कब खत्म हो जाएगा, 14 पे ये खत्म हो जाएगा, है ना। P4 का भी पंगा खत्म। अब मेरा क्या बचा, अब मेरा बचा P5, ठीक है। P5 को कितना टाइम चाहिए, P5 को चाहिए 5, तो अगला 14 और 3 17 के लिए मैं किसको दे दूंगा, P5 को ले दूंगा। इसके 5 में से कितना गया, 2 बस टाइम था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा P5, है ना। अब P3 को देखो, P3 का बस टाइम कितना बचा हुआ है, P3 का बस टाइम बचा हुआ है 4 का, हमें ये कब तक अलोकेट करना है, 3 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया P3, तो 17 से 20 तक इसको अलोकेट हो जाएगा। इसका टाइम मैंने अपडेट करा तो बच गया 1, और ये वापस दोबारा इसके बाद यहाँ आके उठ जाएगा। क्लियर है। अब P5 था, P5 का टाइम कितना बचा हुआ था, 2, है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा P5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 22 पे ये हो जाएगा। और जब सर P1 भी बचा हुआ था ना पहले वाले में, उसका भी कहाँ खत्म हुआ अभी, P1 खत्म हो गया था मेरा, नहीं और हाँ भाई P1 छोड़ दिया हमने, इसका मतलब 9 पे गड़बड़ हुई ना। चलो भाई, जैसे हमने यहाँ तक कर लिया था 9 पे, 9 पे P1 अपडेट हो गया था, आवाज आ रही है, हेलो, हाँ जी सर आ रही ठीक है। अब जैसे हमारा 9 पे था, 9 से पहले हमारी क्यू में क्या था, P1 था, P2 था, P4 था, ठीक है। और हमारा क्या था, उसके बाद बीच में क्या आ गया था हमारा P3, तो हमारा खत्म हो चुका था, है ना। और जैसे ही 9 हमारा हुआ था, 9 के बीच में हमारा क्या था, बीच में एक प्रोसेस आ गया था, ठीक है। P1 P2 P4 और P3 को दोबारा से करते हैं, इसको एक बार छोड़ो, एक बार बीच में गड़बड़ हो जाएगी।
देख लिया, इसमें अगर एक भी प्रोसेस रह गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो एक प्रोसेस में पूरी गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हाँ भाई, तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक भी हमने कर दिया तो सारा का सारा जो था वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और यही चीजें जो हमारा टाइम ले लेती है। क्लियर है? आया ना? अरे जल्दी बोल दिया करो, फिर ऐसे मजा नहीं आता उसके बिना। वो कहता है ना, जैसे कहानी सुनाते हो उकारे भरने जरूरी होते हैं। क्लियर है भाई? हाँ जी सर। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, इसमें सारा खेल जो हमारा रेडी क्यू का है, ठीक है। और हमें क्या करना है, गैंट चार्ट जो बनाना है, जिससे हमें ताकि इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमारा जो टाइम है वो कैसे कैसे चल रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 0 पे, यहाँ भी शुरुआत करेंगे 0 पे। 0 पे मेरी रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस है, जो क्या है मेरा P1। तो जैसे ही P1 था, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा टाइम क्वांटम जितना था वो 3 का था, तो P1 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, इसका बस टाइम हमने अपडेट कर दिया, और ये कितना बचा 5। तो ये वाला प्रोसेस हो गया। अब 3 के ऊपर बात करते हैं। जब तक मेरा टाइम 3 हुआ है, मेरी रेडी क्यू में क्या क्या हो गया। जैसे ही टाइम 3 हुआ, तो बीच में हमने जब तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, 1 के यूनिट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, P3 एंट्री होगी मेरी रेडी क्यू में, है ना। P3 के बाद और कोई प्रोसेस नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर सबसे पहले P3 आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ 3, ये वाली होगी मेरी रेडी क्यू की स्टेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही 3 को जो था प्रोसेस P3 को टाइम अलोकेट करेगा, कहां से कहां तक, 3 से 6 तक, है ना। और उसके बाद ये क्या करेगा, इसको दोबारा से रेडी क्यू में इंसर्ट करेगा एट द टाइम ऑफ 6। तो जब मेरा टाइम ऑफ 6 हुआ, क्या था, 5 वाले टाइम पे मेरा एक प्रोसेस और था, वो एंटर कर गया, यानी कि P2 जो था वो मेरा एंटर कर गया, है ना। है ना। और 6 के ऊपर देखो, जैसे ही टाइम 6 हो गया, एक और चीज हो जाएगी, ये एक मेरा P, ये जो था P4 भी वो 6 पे एंटर हुआ है, है ना। तो अब ये बताओ, P3 को हम P4 से पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे? सर 4 के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले P4 डालेंगे, और उसके बाद जो था वो P3 लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, P3 को हमने कितना 3 यूनिट ऑफ टाइम दे दिया, तो इसके साथ साथ इसका भी टाइम क्वांटम जो था हम अपडेट कर देंगे। क्लियर है? और P3 जो हो जाएगा एट 6 के ऊपर, मेरी रेडी क्यू में जो था वो ये वाले एलिमेंट बन जाएंगे, P1 P2 P4 एंड P3। क्लियर है? तो उसके बाद जो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P1, और कब तक हो जाएगा, 9 तक। साथ साथ में हम क्या करेंगे, उसका बस टाइम अपडेट करेंगे। यहाँ पे बस टाइम क्या हो गया, 2, है ना। अब अगला जो है मेरे को टाइम किस पे करना है, 9 पे अपडेट करना है। ठीक है, अब जैसे ही 9 हुआ और 8 था, 8 के बीच में जो था P5 जो था वो एंटर कर गया, है ना। तो हमने अब किसको किया था, P1 को क्या एलोकेट किया था ना, P1 क्या हो जाएगा 9 पे, इसके बाद यहाँ पर ऐड होगा, यही ऐड होगा ना रेडी क्यू में। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा P1 था वो चला गया। क्लियर है? मेरा नेक्स्ट जो एलिमेंट था वो क्या था, P2 को कितना क्वांटम चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ 2, तो इसका मतलब 11 के ऊपर ये प्रोसेस जो था ये खत्म हो गया, ये वाला भी हमारा रेडी क्यू में जा चुका है। क्लियर है? उसके बाद जो मेरा अगला एलिमेंट था वो डायरेक्ट क्या था मेरा P4, है ना। तो इसके बाद जो एलोकेशन हो जाएगी वो किसको हो जाएगी, P4 को, और कब तक, 3 यूनिट ऑफ टाइम तक। तो यानी कि जैसे ही इसका ये यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा ये प्रोसेस खत्म। क्लियर है? P2 मेरा खत्म हुआ है 11 पे, और ये मेरा खत्म हुआ है किस पे, 14 पे। क्लियर है? ये भी मेरा खत्म, है ना। मेरा क्या प्रोसेस बचा हुआ, P3 P5 और P1, ये 3 प्रोसेस जो थे मेरे बचे हुए हैं, है ना। तो
अगला जो टाइम क्वांटम मिलेगा वो किसको मिलेगा, P3 को। P3 का बस टाइम कितना है, 4 है ना। इसमें से अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 17 तक इसको मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा बाद में यहाँ से Q से हट के दोबारा इसके पीछे आ जाएगा, है ना। अब P3 भी हो गया। अगला जो टाइम वो किसको मिलेगा, P5 को, P5 को, है ना, P5 को। तो यहाँ P5 को कितना टाइम मिलेगा, 3 का, क्योंकि ये 5 एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, है ना, और इसका टाइम कितना रह गया 2, और P5 क्या है इसके बाद यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ना, ठीक है। तो भाई जैसे ये जुड़ जाएगा उसके बाद अगला टाइम किसको मिलेगा, P1 को, है ना। P1 का कितना टाइम था 2, तो यहाँ पे 22 पे खत्म हो जाएगा, और लास्ट में 2, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा अरे P3 भी तो रह रहा है, P3 खत्म का हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे मेरा P3 एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे एक इसका टाइम बच गया था ना, बचा था या नहीं बचा था, है ना। हमारा क्या था, P3 P5 और क्या था P1, तो इसका एक टाइम बचा था, तो उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा P3, क्लियर है। तो P1 जैसे मेरा फुल टाइम एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे हमारा P1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या था मेरा P3, तो P3 जो होगा वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा 22 से 23 तक, और फिर उसके बाद जितना P5 का टाइम बच गया ना, P5 का 2 यूनिट ऑफ टाइम बच गया ना, तो P5 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा 23 से 25 तक। इतने चीज समझ में आई। अब जो चीज यहाँ पे ज्यादा समझने की है वो क्या है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा ना। इसका मतलब क्या करूं, अगर मैं फास्ट से भी फास्ट करूं तो 5 से 7 मिनट ये वाला क्वेश्चन खा जाएगा या नहीं खा जाएगा, हाँ या ना, खा जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको एग्जाम में देने के 2 तरीके होते हैं, उसमें क्या होता है, या तो ये वाली चीज छोटी कर देंगे वो, ठीक है, ये सिर्फ 3 प्रोसेस ही दे देंगे आपके, 3 प्रोसेस के ऊपर करना, तो जितनी जल्दी सॉल्व हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कर लेना, क्लियर है। अगर ज्यादा का दे दिया, इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया, तो सपोज करो इसके अंदर 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछ जाएंगे, क्लियर है। तो अगर ये वाला जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर तक का आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है तो वो 5 नंबर का आता है, तभी जाके इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर ये मान लो 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है बस पर इतना लंबा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको तब अटेम्प्ट मत करना जब तुम्हारी स्क्रीन पे खत्म हो, तुम्हारे पास ये हो जाए कि तुमने सारा जो है पेपर वो कर लिया है, बिल्कुल लास्ट का मोमेंट बचा हुआ है, और लास्ट के अंदर तुम्हें पता है कि आधा घंटा बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। आधे घंटे में जितने भी तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा 120 का होगा, और तुम ऐसा नहीं होगा 1.5 घंटे में सारा पेपर कर लोगे ना। इसका तो 1+1 का होता है ना टीजीटी में, तो पता है भाई 1+2 का तो पीजीटी में होता है। आवाज आ रही है क्या सर, जो टाइम होता है ना टीजीटी के लिए अटेम्प्ट करने का, तो भाई वो 1+1 होता है, यानी कि तुम्हें क्या करने हैं 100 क्वेश्चन बाकी सारे रीजनिंग एप्टीट्यूड करने के लिए, प्लस तुम्हें 100 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर करने के लिए, ठीक है, वो सारे 1 घंटे में होंगे, यानी कि तुम्हें जो 100 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में सॉल्व करने हैं, क्लियर है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, हाँ जी सर। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ये तुम्हारे 10 मिनट खा गया, 10 मिनट में तुम्हारा 3 नंबर देगा, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारी समझदारी रहेगी या मूर्खता रहेगी, मूर्खता होगी, है ना।
इसीलिए जो था ये सारी चीजें जो है वो पहले डिसाइड करके चलनी पड़ती है कि भाई मेरा टाइम लिमिट क्या है। सपोज करो आधे से ज्यादा जो तुम्हारे साथ जो अभी फ्रेश वाले होंगे ना, कि जो फ्रेश बीटेक करके या जिसने अभी फॉर्म फॉर्म भरा होगा, ऐसे तो चांसेस कम होते हैं, ठीक है। या जिसने जो तैयारी कर रखी होगी वो उस तरीके से तैयारी करेगा कि भाई क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, बट वो क्या अपना सारा टाइम यहाँ खो देगा। पंगे नहीं लेगा सर, मतलब कहीं अरे वो जानबूझ के पंगे लेगा। और ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर मान लो कहीं पर एक चीज अभी जैसे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ा था, सारा का सारा क्वेश्चन रिपीट करना पड़ा था ना, है ना। तो वो सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार हमें जब चीजें एग्जाम में आती भी है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से बाहर हो जाते हैं, है ना। जो हाँ, इसमें तो सर एक प्रोसेस भी रहेगी तो उसी में पूरा पूरा कंफ्यूजन है। हाँ, तो जो हमारा जॉब का सिलेक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है, उसमें ये चीज चेक करना जिसको सब कुछ आता है, ठीक है, जिसको सब कुछ आता है जनरली उसके चांसेस कम होते हैं पेपर में सेलेक्ट होने के। रीजन पता है क्यों? सारे सेक्शन तो किसी के भी नहीं होते, सुन तो तो किसी ले में किसी। भाई मेरी बता, जो जिसको ज्यादा आता है उसके चांसेस कम होते हैं सेलेक्ट होने के, जिसको एवरेज आता है ना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब तुम्हें पर्सनली बात बताऊं, मैंने एचनेट था, एचनेट में मेरे 109 नंबर आए थे भाई, ठीक है, मैंने नेट क्वालिफाई करा, ठीक है, नेट में मेरी 62 परसेंटेज थी, ठीक है। उसके बाद भाई हरियाणा का मैंने जो था कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईटी दिया, हमारे में 150 में से करीबन 120 के आसपास मेरे नंबर थे, क्लियर है। जो भी होता सर, ये क्या अभी हुआ सर? अरे पहले हुआ था भाई हमारा 2016 के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये इसमें गया, इसमें मेरे कितने थे, 300 में से ये लगा लो 180 के आसपास थे, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस था। अच्छा, जो अभी जो 2018 की वजह थी, ठीक है, 2019 में ज्वाइन की, क्लियर है। और वो भी वो री एडवर्टाइजमेंट, ये जितने भी पेपर मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ ना, है हाँ जी सर, सारे बिना तैयारी के, मतलब मेरा मन ही नहीं था पेपर देने का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बता देता हूँ एसएससी, ठीक है, वो पेपर मैंने दिया था भाई सीजीएल का 2014 का, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा जो एसएससी था सेम 2014 में क्लर्क तक का वहां तक था, मैं खुद मतलब टाइपिंग टेस्ट तक जा रहा था, टाइपिंग कर रहा था, मैं टाइपिंग करते करते मैंने टाइपिंग छोड़ दी, क्यों मेरे को सीएचएसएल वाला मैंने टाइपिंग छोड़ दी, क्यों मेरे को ये लगा कि मैं क्लर्क टाइप का बंदा हूँ नहीं, मैंने वो छोड़ दिया 2014 में। अब इनके अंदर मैं तैयारी करके गया, इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, उसको क्रॉस चेक किया कि इसका एग्जैक्टली आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारे मैं पेपर देने गया, मैंने कोई क्वेश्चन दोबारा रीचेक नहीं करा, जो आया जिसका आंसर था तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मैं वो सारे कराए, ये वाले सारे मेरे एग्जाम क्लियर हुए, ये वाले नहीं हुए, ठीक है। तो जो ज्यादा पढ़ के चला जाता है वो हमेशा क्या रहेगा, उस डाउट में रहेगा कि भाई तू एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर ले, तो वो एक क्वेश्चन को भी ना 2 बार सॉल्व करता है। और जिसको एवरेज आता है वो यही सोचेगा कि भाई मेरा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ये मैच हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे चल। ये तो है सर, पूरे सेक्शन में वो तो है ना? जो आता है पहले तो वही करना चाहिए। अब जो जितने भी, जैसे मैं कह रहा था ना, जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो सारे इस तरीके से लगे हुए रहते हैं कि उनको ये पता है क्वेश्चन हो तो भाई अटेम्प्ट कर दोगे, और क्या ये क्वेश्चन जरूरी अटेम्प्ट करना या इसको छोड़ना ज्यादा समझदारी का काम है, तो ये वाली सारी चीजें जो है यहाँ पे देखनी पड़ेगी। वो तो सर पेपर भी देखा, जैसे इसमें तो नेगेटिव है सर, डीएसएसबी में तो नेगेटिव हाँ। रहेगा, इसमें तो नेगेटिव नहीं भाई, सारी जो चीजें है मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सिलेक्शन किया मैंने बस, कि कौन सा टाइम कहाँ पर देना है, किस क्वेश्चन को टाइम देना है, किस क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है। पहले भी मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हारे 60% पे तो टॉपर में आ जाओगे तुम, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाती। 60% यानी कि लगा लो करीबन 120 नंबर के आसपास आ गए 200 में से, इतने में तो टॉपर वाले लिस्ट में आओगे, ठीक है। 60 फर्स्ट पेपर में और 60 सेकंड वाले में सर।
भाई ऐसे कर ले, या एक पेपर में जिसमें कम कर सकता हूँ उसमें वैसे कर ले, यानी कि दोनों में 40-40 नंबर तो होना जरूरी है। जी हाँ ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ, इतनी चीज समझ में आई। हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई ये वाला क्वेश्चन था, इसी में जो था अभी हम निकालने के कौन सा कंप्लीशन टाइम क्या हुआ, P5 कहाँ खत्म हुआ, 25 पे, 25 पे तो यहाँ आ गया मेरा 25। उसके बाद P3 कहाँ खत्म हुआ, 23 पे, ये आ गया मेरा 23 पे, और P1 कहाँ खत्म हुआ मेरा 22 पे। P1 हुआ सर 22। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल लोगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों में सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है मेरी प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, तो जल्दी से इसका मेरे को टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम निकाल के दे दो। हाँ सर, ये 22, 23, 17। क्लियर है, ये वाला हो गया। हो गया सर। P1 का रिस्पॉन्स टाइम कहाँ पे, 0 माइनस 0, यहाँ क्या जाएगा 0 पे। फिर उसके बाद P3 का फर्स्ट एनकाउंटर 3 पे, P3 का एंट्रेंस टाइम, इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद P2 का फर्स्ट एनकाउंटर टाइम कहाँ पर, 9 पर, और अराइवल टाइम कहाँ है 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद P5 का जो है जो एनकाउंटर टाइम है वो, सॉरी P4 का है 11 पे और उसका कहाँ है 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगले में क्या आ जाएगा, तो P5 का जो एनकाउंटर टाइम है वो क्या है 17 और अराइवल टाइम क्या है 8, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है जी सर, है ना भाई। इसमें अपनी स्पीड बनाई और सॉल्व करने की। तो ये बाकी कौन से पेपरों से क्या कह रहा है, एक मिनट भाई, बेटा पापा क्लास ले रहे हैं, आप जाओ अभी, एक जाओ, एक मिनट। हेलो सर, मैं क्या एल्गोरिथम्स के बाकी एग्जांपल्स देखने हो सर करने के लिए, तो भाई मैंने तेरे को बोल दिया तू जा थोड़ा बहुत काम कर, एक बार वो निकलवा के ला, प्रिंट आउट निकलवा के ला, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हुए वो सारे सॉल्व करने की कोशिश कर भाई। ठीक है, वो सारे सॉल्व कर, उसके बिना टाइम वो नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। कौन सी साइट में मिलेंगे सर? टेक्स्ट बुक यार से लिया था सर टेक्स्ट मैंने। बुक से ले रखा है, तो मैंने तेरे को बता दिया चैनल पे जो है वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। टेलीग्राम पे सर? टेलीग्राम पे सब कुछ डाला हुआ है, यानी कि बाकी अगर पेपर जितने भी होते हैं ना सोशल साइंस के, बाकी उनके उन सब वो आपने जो अलग अलग की शिफ्ट के हिसाब से डाल रखी है कैसे सर? तो पेपर 1 के लिए तो मैंने वो भी डाल दिया है ताकि सबको पता चल जाए कि पेपर 1 का भी कैसे आना है, और इतनी वाली सारी चीजें तो उसमें डाली हुई है मैंने टेक्स्ट बुक से करे थे सर, वो डाउनलोड आज एक निकलवाया भी था। हाँ, तो वो भाई वो निकलवा, उसको मार्क कर और वो सारी चीजें कर। ठीक है, और आज की क्लास में कोई डाउट नहीं सर? किसका सर डाउट? तो बस किसका, प्रैक्टिस का सर मेरा डाउट। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर, फॉर्मूले सारे याद कर, उसके बिना कोई बात नहीं बनेगी। मैं तो सॉल्व कर दूंगा एग्जाम में, तेरे को बैठना है, मेरे को तो आता है। समझ आया ना, जब तक तू काम नहीं करेगा तो भाई कैसे बात बनेगी। क्लियर है भाई? और भाई कोई सर रिस्पॉन्स टाइम मतलब तब होता है वो फर्स्ट एलोकेशन जब होता है माइनस अराइवल टाइम। वही तो है ना, यानी कि उसको पहला रिस्पॉन्स मिलने में कितना टाइम लगता है। क्लियर है? इसके अलावा किसी और का कोई डाउट? भाई दिनेश आया था सर। हाँ भाई दिनेश। हाँ सर, मैंने आज आपका चैनल देखा था यूट्यूब पे, तो 3-4 वीडियो देखी तो काफ़ी अच्छा लगा।
इसीलिए मैंने कमेंट भी किया था कि क्लास की टाइमिंग्स क्या होती है, चैनल ज्वाइन किया तो आज पता चला आपके बारे में। हाँ, तो ये 6 से 7 ही होती है क्या हाँ सर? भाई 6 से 7 ही लेता हूँ क्योंकि मेरा जो है थोड़ा फिजिकल टाइम जो है मेरा वो यही पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है सर, कल से मैं भी ज्वाइन करता हूँ। ठीक है भाई। हाँ, और बैक जो पीछे आपने पढ़ाए हुए वो भी देखता हूँ सारा। वो भी पढ़ लियो भाई। बट भाई जो है बैचेस है वो उसमें पेड है, वो फीस में बता दूंगा। बाकी डेमो लेक्चर जितना भी होगा वो सारा आप जितना चाहो कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर फ्री में अगर मैं ये सारी चीजें दूंगा ना तो वो क्या होता है, फ्री में कभी हमें हाँ सर, वो समझता हूँ, वो मतलब अनवांटेड क्राउड जो है वो ज़्यादा आ जाता है। अनवांटेड क्राउड की बात नहीं भाई। जितना भी तुम्हारा सिलेबस आना है ना उससे ज्यादा कंटेंट मैंने पहले ही शेयर कर रखा है। यानी कि अगर जो फ्री में भी कंटेंट देखोगे तो कम से कम 60 के आसपास नंबर ले सकते हो। अगर जब तक इंसान खुद से पे नहीं करता ना तो वो उसका मतलब डेडिकेशन लेवल नहीं होता। हाँ सही है कह ना, रहे हो अगर सर। एक बार डेडिकेशन लेवल बन जाएगा तो उसको भी ये लगेगा कि भाई मैंने दे रखा हूँ, क्लासेस करनी है और ये वाली चीजें मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि उसके क्या बारे कुछ में फीस स्ट्रक्चर टेलीग्राम है? के मेरे को मैसेज कर दियो। ठीक, कंप्यूटर गुरु हब 2 के नाम से जो है मेरा ऐड है। ठीक है, बाकी अगर बाकी और सारा कंटेंट एनालाइज कर लो। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि अभी क्लास ज्वाइन है, क्लास ज्वाइन कर लो फीस दे दो, मैं ये नहीं कह रहा। इससे पिछले वाली वीडियो में मेरी वो देखना भाई, पहले अपना टीचर को ट्रस्ट करो। अगर टीचर तुम्हारा ट्रस्ट करती है तो करो, वरना कोई फायदा नहीं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं ओवर करें। हाँ जी सर। कोई और अगर डाउट हो तो भाई कल लेके आ जाना मेरे पास, सबसे पहले डाउट ही बता देना और सॉल्व ओके करो सर। भाई। विकी याद रख यार, इनको ये वाली चीजें ऐसे नहीं बनेगी, करना तूने। आज करता हूँ सर मैं प्रैक्टिस इनकी सारी। ठीक है, कर पेपर में जितने भी आगे वो क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाउनलोड कर ले और सॉल्व करो उसको। ठीक ठीक है है भाई, सर। ठीक है ठीक है भाई, सर। तो आज की